हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका रावले पाठशाला पर। मैं पंकज माले आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपना चैप्टर चल रहा था धातु तथा अधातु, और उसमें हमने अगले वीडियो में पढ़ लिया था कि धातु तथा अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। धातु तथा अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं वो हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने भौतिक गुणधर्म में देखा था कि धातु होती है वो क्या होती है, कठोर होती है, ठोस अवस्था में होती है। लेकिन इसके अपवाद क्या है कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ये कैसी अवस्था में पाए जाते हैं, इनको ये मुलायम होती है, इनको चाकू से काट सकते हैं। तो जो धातु होती है वो मुख्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन इसका अपवाद हमने क्या पढ़ा था, मरकरी तथा पारा एक प्रकार की ऐसी धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है, वो पाई जाती है अपनी द्रव अवस्था में। इस प्रकार की यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर अधातु होती है वो कौन सी अवस्था में, दो अवस्था में, ठोस तथा गैस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन इसका अपवाद है कि जो ब्रोमीन है वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर हमने पढ़ा कि जो धातु होती है वो कठोर होती है, अधातु नरम होती है। लेकिन उसका अपवाद है कि हीरा है वो प्रकृति में प्राप्त सबसे कठोरतम पदार्थ है। ठीक है। उसके बाद है कि जो धातु होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, अधातु विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन जो अधातुओं में ग्रेफाइट है वो विद्युत का कैसा है, सुचालक है। उसी प्रकार उष्मा की सुचालक कौन होती है, धातु है, लेकिन अधातु उष्मा की कुचालक होती है। लेकिन जो लेड है वो एक प्रकार की धातु है, लेकिन फिर भी वो कैसी है, उष्मा की कुचालक है। तो ये सारे अपवाद हमने पढ़े थे। फिर पढ़ा था कि जो धातु होती है उनके गलनांक तथा क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। लेकिन सीजियम तथा गैलियम ऐसी धातु होती है जिनको हथेली पर रखने पर भी कैसी अवस्था में आ जाती है, द्रव अवस्था में आ जाती है। ठीक है। तो ये सारे अपवाद आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि इनके प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। और बड़ा प्रश्न बन जाए धातु तथा अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या है, तो आपको कंपेरिजन करके अच्छे से आपको पढ़ना है। अब बढ़ते हैं, आज अपन पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब भौतिक गुणधर्म में तो क्या बाहर से देखने पर या मुख्य रूप से ऊपर ऊपर से अपन को जैसे दिखता है कि कठोर अवस्था, अवस्था कैसी है, गलनांक कैसा है इसकी, यह ठीक है, यह कठोर है या नरम है, इसकी तन्यता क्या है, आघात वर्धनता क्या है, तो ये सारे तो आ जाते हैं अपने किसमें, ये अपने भौतिक गुणधर्म में। अब रासायनिक गुणधर्म में अपन को क्या देखना है कि यह किसी के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करती है, किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, ये अपन को इसके अंदर पढ़ना है, रासायनिक गुणधर्म के अंदर। सबसे पहले है वायु में देह। जब धातुओं को अपन वायु में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, वायु के साथ इसको जलाएंगे तो क्या अभिक्रिया होती है वो अपन को पढ़ना है। फिर पढ़ना है कि जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ यह किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, कि जल में धातुओं को डालेंगे तो यह किस प्रकार से अभिक्रिया करेंगे वो अपन को पढ़ना है। फिर अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये तो हमने अम्ल, सार और लवण वाले टॉपिक में पढ़ा था कि अम्ल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। फिर धातु की लवणों की विलयन से अभिक्रिया, धातु है वो जैसे एक धातु है और यही दूसरे धातु के लवण के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, जैसे कि अपने विस्थापन अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि यह किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। और इन सारे रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए अब हमको सबसे पहले सक्रियता श्रेणी को पढ़ना होगा। अब सक्रियता श्रेणी क्या है, हमने आगे भी डिस्कस किया हुआ है। अब सक्रियता श्रेणी क्या है कि सारे धातु है, जितने धातु है, अब कोई कोई इसमें से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे कि किसी के साथ जैसे आया, जैसे किसी को गुस्सा जल्दी से आ जाता है, किसी को धीरे धीरे से गुस्सा आता है, तो जो ज्यादा गुस्सा आता है वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। जिसको कम धीरे धीरे गुस्सा आता है वो क्या है, कम रिएक्टिव है। ज्यादा गुस्सा आएगा तो वो किसी के साथ जल्दी से झड़पेगा और जल्दी से अभिक्रिया करेगा, अकेला नहीं रहेगा, सीधा झगड़ता रहेगा। ठीक है। उसी प्रकार से कुछ धातु होती है जो ज्यादा रिएक्टिव होती है और ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, वो किसी के साथ जल्दी से अभिक्रिया कर देते हैं। इसके लिए वो स्वतंत्र अवस्था में या अकेले नहीं पाए जाते। कुछ होते हैं वो उनसे थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जो गुस्सा आता है इनको, या जो कम रिएक्टिव होती है, और कुछ होती है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है, न्यूट्रल रहती है कि अपन को कोई लेना देना नहीं है, मोह माया से अपन दूर है। उस प्रकार की धातु कौन कौन सी होती है, जैसे कि सोना है, चांदी है, ये सारी स्वतंत्र अवस्था में अपन को मिलती है। तो अब ये कोई किसी से किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, इसके आधार पर हम क्या करेंगे कि इनको एक क्रम के रूप में व्यवस्थित कर देंगे, ताकि अपन को क्या है, इनका क्रम याद हो जाए। तो इनको क्रम से व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, सक्रियता श्रेणी। हम पढ़ेंगे अभी सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या है, अब जो धातु है उनको क्या करना है, उनको क्रियाशीलता के आधार पर, वर्ड याद रखना है, एक शब्द आपको याद रखना है, क्रियाशीलता पर। उनको क्रियाशीलता के आधार पर इनको अवरोही क्रम में, देखो अवरोही नाम बड़ा है, मतलब जो ज्यादा सबसे रिएक्टिव उसको ऊपर, उसके बाद में कम रिएक्टिव, उसके बाद कम रिएक्टिव, उसके बाद कम रिएक्टिव, और बीच में जो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है वो। अब ये देखो एक सक्रियता श्रेणी दी हुई है जिसमें सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ठीक है, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड तथा प्लेटिनम है। ये सारी धातुओं की एक लिस्ट दी हुई है। अब इसमें जो ऊपर है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, जो ऊपर है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, मतलब वो सबसे ज्यादा अभिक्रिया करती है, किसी के साथ ज्यादा रिएक्ट कर लेती है। और
बीच वाली है वो कम अभिक्रियाशील है, वो धीरे धीरे अभिक्रिया करती है। शायद थोड़ा कम दिख रहा होगा। ठीक है, तो कम रिएक्टिव करते हो। अब सबसे ज्यादा रिएक्ट करने वाले सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम। ये क्या है कि किसी भी के साथ जल्दी से अभिक्रिया कर लेती, इसीलिए ये प्रकृति में अपन को मुक्त अवस्था में नहीं मिलती है, ये किसी न किसी के साथ लवण के रूप में मिलती है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, किसी न किसी के साथ अपन इसको लवणों से प्राप्त करते हैं। जब धातुओं का अपन निष्कर्षण करेंगे, मतलब धातुओं को प्राप्त करेंगे प्रकृति से, उसमें भी ये सक्रियता श्रेणी बहुत ही काम आने वाले, विस्थापन अभिक्रिया में भी काम आने वाले। विस्थापन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा था कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है वो निम्न अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। तो उसी प्रकार ये सबसे ऊपर वाले क्या है, उच्च अभिक्रियाशील धातु, और इसके नीचे जैसे है सोना है, गोल्ड है, ये सारे क्या है, ये कम अभिक्रियाशील धातु, इसलिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। बीच में मध्यम अभिक्रियाशील धातु, तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा, जैसे कार्बोनेट है, ऑक्सीजन, इनके साथ अभिक्रिया करके इनके ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। तो ये सारे क्या है, इनकी सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी की परिभाषा आपको लिखनी है कि सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब ये सक्रियता श्रेणी, इसको अपन को याद कैसे रखना है, तो इसकी एक ट्रिक मैं बता देता हूं कि जो आपके काम आ जाएगी। तो देखो, अब ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम से ऊपर भी एक धातु, वो इससे भी ज्यादा रिएक्टिव है, वो है लिथियम, वो है लिथियम। और इसके सोने के नीचे भी एक प्लेटिनियम और अपन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, यहां से अपन को ट्रिक लिखना है, लिखना कि लिखना, तो लिखना से लिथियम, ख से के पोटेशियम, ना से सोडियम, लिखना। फिर है कास, लिखना कास मुझे आता, लिखना काश मुझे आता जान। फिर पबजी हम क्यों खेलते। ठीक है, पबजी हम क्यों खेलते, खेलते आपको ऐसे याद रखना है। क्या, अगर लिखना हमको आता तो पबजी क्यों। ठीक है, तो जैसे मान लो आप स्टोरी ऐसे याद रख सकते कि कोई लड़का है, वो पूरे दिन पबजी खेलता है, फिर उसको बोलता है क्या तुझे पबजी पूरे दिन खेलता है, तुझे लिखना नहीं आता। तो लड़का बोलता है कि लिखना काश मुझे आता तो पबजी क्यों खेलता मैं। ठीक है, तो लिथियस, लिखना से लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, काश से कैल्शियम, ठीक है, मुझे से मैग्नीशियम, आता से एल्यूमिनियम, जान से जिंक, और फिर से आयरन, फेरस या आयरन, पबजी से पीबी लेड, हम से हाइड्रोजन, और क्यों से कॉपर। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना। और नीचे वाली है वो तो सारी अमूल्य धातु, जैसे मरकरी है, ठीक है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनियम, ये चार आपको ऐसे याद रखना है। जैसे प्लेटिनियम सबसे महंगा है, गोल्ड सबसे उससे कम महंगा है, उसके बाद सिल्वर उससे कम महंगा है, और पारा। ठीक है, तो ये अपने सक्रियता श्रेणी अपन इसे याद कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा ऊपर होगी वो कम अभिक्रियाशील, ज्यादा अभिक्रियाशील, उसके नीचे कम, उससे नीचे कम, और जो सबसे एंड में है वो बिल्कुल भी अभिक्रियाशील नहीं है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो सक्रियता श्रेणी आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब इससे अगला, अब धातु के रासायनिक गुणधर्म पढ़ने से पहले, अब धातु है वो अधातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सोडियम क्लोराइड, आपने देखा होगा कि सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्या है, धातु, सोडियम क्या है, धातु, और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन है अधातु। अब ये धातु तथा अधातु आपस में क्या मिल गए, और मिलने के बाद क्या बना दिया, एक यौगिक बना दिया। क्या बना दिया, एक यौगिक बना दिया, और इस यौगिक का नाम है आयनिक यौगिक। क्या है, आयनिक यौगिक। तो इस वाले धातु एवं अधातु कैसे बिखेर सकते हैं, इस पॉइंट में अपन को पढ़ना है कि धातु तथा अधातु आपस में मिलकर आयनिक यौगिक का निर्माण कैसे करेंगे, और किस प्रकार से बंध का निर्माण करेंगे, और इन आयनिक यौगिकों के गुणधर्म अपन को पढ़ने। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, आपने परमाणु पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, परमाणु। तो परमाणु ये आ गया, अब सोडियम तत्व है, अब इसका एक जो परमाणु है, इसके बीच में क्या होगा, नाभिक, और नाभिक में क्या होगा, धन आवेश प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, धन आवेश प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अब इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं,
क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन है ये निश्चित कोष में गति करते हैं और इन कोषों को बोलते हैं अपन, जैसे पहले कोष में गति करेंगे, दूसरे कोष में, तीसरे कोष में, चौथे कोष में। अब इन कोषों में ये जो कक्षा है इसमें गति करेंगे और इन कक्षाओं में गति करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें गति करेंगे उनकी संख्या भी फिक्स है और यह संख्या निकाली जाती है, एक सूत्र है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। अब जैसे ये नाभिक है, इसके अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है, अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। ये पहली कक्षा है, 1 और 2। ये दूसरी कक्षा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाएंगे उनकी संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र है 2n स्क्वायर। अब ये जैसे पहली कक्षा है तो इसको बोलेंगे अपन m, के कक्षा, ठीक है। दूसरा है m कक्षा, तीसरी है l कक्षा, चौथी है n और इसी तरह आगे बढ़ती जाएगी। अब ये जो पहली कक्षा है, अब इस सूत्र में देखो पहली कक्षा है तो इसके लिए अपन आएगा 1, दूसरी के लिए 2, n का मान ठीक है 3 और 4। अब देखो सबसे पहली कक्षा है कि अब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 2 इंटू n का मान 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2। तो पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। दूसरी कक्षा है m, m में 2 इंटू n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बराबर 8। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 8। उसी प्रकार तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा में n का मान कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18। तो 2 इंटू 18 बराबर 2 इंटू 9 बराबर 18। उसी प्रकार इसमें हो जाएगा 2 इंटू 16 बराबर 32। तो KLMN में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2, 8, 18 और 32। अब आपने पढ़ा होगा एक अष्टक का नियम, क्या पढ़ा होगा, अष्टक का नियम। अष्टक के नियम के अनुसार कि किसी भी जो परमाणु है उसको स्थायी होने के लिए उसके बाह्यतम कोष में न्यूनतम 8 इलेक्ट्रॉन होने आवश्यक है। 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो स्थायी हो पाएगा, मतलब उसका जो बाह्य कोष है वो पूर्ण होना चाहिए। अगर इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, 8 से जैसे कम है, अब जैसे ये परमाणु है, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो 8 इसके इस कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तभी वो पूर्ण होगी। अब पहले कोष में मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब इसको 8 करने हैं तो क्या करेगा, एक किसी से ग्रहण कर लेगा, ठीक है। आगे अपन एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। अब ये जो KLMN है, ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं, तो सबसे पहले 8 इलेक्ट्रॉन, ये 18 है तो 18 में भी पहले जब इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे कक्षा में, फिर इसके बाद में 18 भरे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भराए जाते हैं, जैसे पहले में 2, फिर 8, फिर वापस 8 और फिर 18, 18 और 32, ठीक है। अब जैसे अपने पास है सोडियम, क्या है, सोडियम, सोडियम क्या है, धातु। अब सोडियम के पास परमाणु क्रमांक कितने, परमाणु क्रमांक क्या होता है कि आवर्त सारणी में कितने क्रम पर है परमाणु। अब देखो ये है सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 11। अब जिसके पास जिसका परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम के पास कितने हैं 11 परमाणु क्रमांक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार आप क्लोरीन को भी साथ में देख लो, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है 17। तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। अब ये सोडियम है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 11, कितने थे 11, ठीक है। तो ये बना दिया अपने, सोडियम बीच में आ जाएगा इसका नाभिक। अब इसके पास चारों तरफ पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये होगी K और अब इसके पास कितने हैं 11। तो सबसे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2, कितने 2 भरेंगे। तो ये भर दिया पहला और दूसरा, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद में 11 में से 2 बचे गए, कितने बचे 2 निकल गए। अब कितने बचे इसके पास 9 बचे। अब 9 में से दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये आगे 8। अब कितने बचे बाद में, कितने बचे, कितना बचा 2 और 8 10 और कितना बचा 1।
तो इसके बाद में आगे वाली जो कक्षा आएगी उसमें कितने बचेंगे, आगे वाली जो कक्षा होगी KLM, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन केवल कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, कितना, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब सोडियम के पास क्या है कि सोडियम है वो इसको अपना अष्टक पूरा करना है, तो ये क्या करेगा, या तो किसी के पास से क्या ले ले, 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, या एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दे, एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दे। इससे पहले जो धातु होती है, धातु होती है और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, मतलब ये जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको 8 करना है, तो इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो क्या करे किसी के पास से 7 ले ले तो इसके पास 8 हो जाएंगे, और या फिर एक किसी को दे दे तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 2 और 8, एक ये वाली कक्षा पूरी कैंसिल हो जाएगी, और इसके पास कितने, 2 और 8, और ये स्थायी हो जाएगा। तो परमाणु अपने स्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग तथा ग्रहण करते हैं। तो जो मैक्सिमम जो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, धातु होती है वो क्या करती है, धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग। और हमेशा त्याग कौन करता है, जो धनवान व्यक्ति होता है वही, इसमें ही त्याग की भावना होती है, वही दान करता है। तो जो त्याग करेगा, और धातु होती है वो त्याग करके क्या बनाते हैं, धन आयन, क्या बनाते हैं, धन आयन। ठीक है। तो इसी प्रकार सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा ये, और क्या बना देगा, Na+। एक प्लस है, मतलब यह कितना है कि यह एक इलेक्ट्रॉन इसको देने की कैपेसिटी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यह किसी को दे सकता है। उसी प्रकार एक था क्लोरीन, क्या था, क्लोरीन। अब क्लोरीन के चारों तरफ एक कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17, कितना था, 17। इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। अब सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, के में कितने आ जाएंगे, 2, तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते। फिर है के एल कक्षा में, एल में कितने आ जाएंगे, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। के एल और एम कक्षा में कितने हो जाएंगे, बच्चे कितने, 2 और 8 10, और कितने बच्चे, 7, तो 7 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसको करने हैं, देखो इसके पास बाहरी कक्षा में कितने हैं, 7, और सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने हैं, 1। अब इसको तो इसको 8 करने के लिए 1 की जरूरत है, अगर कोई इसको 1 दे दे तो इसके यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8। और इसको किसकी जरूरत है कि ये इसके पास से एक कोई ले ले, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 2 और 8, और एक बार वाली कक्षा समाप्त हो जाएगी, तो इसका ये भी स्थायी हो जाएगा और ये भी स्थायी हो जाएगा। इसलिए ये क्या करते हैं कि ये सोडियम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, किसको देगा, क्लोरीन को दे देगा। जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, इसके पास कितने हो गए, 2 और 8। ठीक है। और इस क्लोरीन ने क्या किया, अपना ये जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको इसने ग्रहण कर लिया, और जैसे इसने ग्रहण किया तो इसके पास हो जाएगा 2 8 और 8, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, और इसकी ये भी कक्षा पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया, क्या किया, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया, और इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण किया। और देखो धातु है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और धनायन बनाया। और उसी प्रकार जो अधातु है, अधातु है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और क्या बनाएगा, ऋण आयन, क्या बनाएगा, ऋण आयन। और इन धन आयन तथा ऋण आयन के स्थानांतरण से, इससे स्थानांतरण से यौगिकों का निर्माण होगा, और उसे क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक। ठीक है। और इन आयनों के स्थानांतरण से बंध का निर्माण होगा, और ये इनके बीच में जो आकर्षण बल एक कार्य करेगा उसको बोलेंगे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कौन सा, आयनिक यौगिकों में कौन सा आकर्षण बल होगा, इसी आकर्षण बल के कारण क्या होगा, जो परमाणु वो आपस में जुड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है। और इस स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, ये क्या बहुत ही मजबूत बंध होता है, जिसके कारण क्या होते हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कठोर होते हैं, तथा उसके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि जो सबसे पहले समझने की बात है इस पूरे मैटर में, हम पढ़ेंगे कि जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। देखो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, और किसका निर्माण करते हैं, धन आयन का। जो त्याग करता है वो धनवान होता है, धन आयन का निर्माण करते हैं। फिर जो अधातु है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते तथा ऋण आयन का निर्माण करते हैं। तो धातुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनिक धातु तथा अधातुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है, और इन्हीं आयनिक यौगिक के कारण क्या होता है
कि धातु तथा अधातु आपस में अभिक्रिया करके यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, आयनिक यौगिक बोलते हैं, और इसके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। तो आप ये एक सारणी देख सकते हो, आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है, ये वाले देखिए। अब जैसे उत्कर्ष गैस है, आवर्त सारणी में ये वाला जो तत्व है अपना उत्कर्ष गैस, ये देखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, ठीक है। अब इसका देखो परमाणु क्रमांक कितना है, 2, तो सीधा 2, तो दो के बाद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा है, अक्रिय है। जैसे नियोन है 2 और 10, देखिए ये। अब देखो सबसे पहले उत्कर्ष गैस हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु संख्या 2, तो इसके बाहरी कोष्ठ के में कितने आ जाएंगे, 2, फिर एल में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं तो एल खाली रहेगा, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास, इसकी कक्षा पूर्ण है, ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देना है ना किसी को ग्रहण करना है, इसीलिए क्या होगी, ये अक्रिय होगी। क्या होगी, अक्रिय होगी, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। उसी प्रकार नियोन का कितना है, परमाणु क्रमांक 10, तो पहली कक्षा में आ जाएंगे, के में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एल में आ जाएंगे 8, 2 और 8 हो गए पूरे। अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यह किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। आर्गन है 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, 8 और 8 आ जाएंगे, ठीक है। तब किसी के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं देने के लिए, तो मतलब ये क्या है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, तो ये कहलाती है अक्रिय गैस। क्या कहलाती है, अक्रिय गैस। अब उसके बाद देखो धातु आ गई, अपने पास आ गई धातु, जैसे उदाहरण दिया हुआ है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, क्लोरीन, पोटेशियम है, ठीक है, कैल्शियम है। अब जो सोडियम है, अब सोडियम के पास कितने थे, 11 इलेक्ट्रॉन, के में आ गए 2, 8 आ गए और 1, तो ये क्या करेगा, किसी को 1 इलेक्ट्रॉन, अब इसके बाहर कोष में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन एम के पास, ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन इतना दे देगा और Na+ का निर्माण करेगा, ठीक है। उसी प्रकार मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 12, कितना है, 12, तो पहली कक्षा में आ जाएंगे, देखो ये है अपना पास मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के पहली वाली कक्षा में कितने आ जाएंगे, 2, दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, फिर है 12 थे, 2 और 8 10 हो गए, कितने बचे, 2। अब मैग्नीशियम क्या कर सकता है, चार इसको, अब 2 इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा ताकत लगेगी या किसी से 6 इलेक्ट्रॉन लेने में, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा ताकत लगेगी। आसान क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देना, इसीलिए मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इसके लिए मैग्नीशियम के ऊपर आवेश क्या आ जाएगा, Mg+2, मैग्नीशियम क्या आ जाएगा, Mg+2। अब जैसे क्लोरीन है, अपन ने क्लोरीन ने देखा, क्लोरीन के पास क्या था, -1 था, मतलब क्लोरीन है वो किसी से 1 ग्रहण करेगा। अब अगर मैग्नीशियम के पास क्लोरीन आ जाए, तो मैग्नीशियम के पास कितने, प्लस के 2, तो क्लोरीन के पास है -1, तो 2 क्लोरीन आ जाएंगे इसके पास, 1 इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और क्या बना देगा, बंध का निर्माण करेगा, और MgCl2 आयनिक यौगिक का निर्माण करेगा, और MgCl2 बनता है। उसी प्रकार जैसे सोडियम के पास 1 है, क्लोरीन के पास 1 है, तो 1 क्लोरीन और 1 सोडियम मिलकर NaCl बना देगा, ठीक है। अब जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के पास बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 3, तो Al+3, ठीक है। पोटेशियम है, तो पोटेशियम के ऊपर प्लस का 1 आ जाएगा। उसी प्रकार कैल्शियम है, तो कैल्शियम के ऊपर प्लस के 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे। उसी प्रकार अधातु है, अधातु में देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कितने हैं, 5, कितने हैं, 5। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि होने कितने चाहिए, स्थायी होने के लिए 8 चाहिए। अब ये क्या करेगा कि किसी के पास से 3 ले लेगा, क्या करेगा, 3 ले लेगा, तभी इसके पास 8 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन होगा वो कैसा होगा, प्लस के नहीं, माइनस का 3। उसी प्रकार ऑक्सीजन के बाहरी कोष में देखो 8, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 8, तो सबसे पहले 2 हटा दो, के में आ जाएंगे 2, तो ये आगे 2, पीछे कितने बचे, 6। अब ये 6 का या तो त्याग करे या 2 ग्रहण कर ले, तो आसान क्या है, 2 को ग्रहण करना, तो 2 ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगी, -2। उसी प्रकार फ्लोरीन के ऊपर, फ्लोरीन के 7 है, तो फ्लोरीन को 1 चाहिए 8 पूरा करने के लिए, फ्लोरीन हो जाएगा -1, ठीक है। अब इतने आवर्त सारणी में इतने धातु तथा अधातु है, इन सबको आप कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आवर्त सारणी आपको अच्छे से आनी चाहिए। आवर्त सारणी के ऊपर अपन एक अलग से ही वीडियो बना देंगे, भी थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन। देखो आवर्त सारणी में जो सबसे लंबे है ये क्या है, ये वर्ग है, और ये जो इस तरह से अपन दाएं से बाएं जाते हैं तो ये सारे अपन क्या हो जाएंगे, आवर्त। अब अपन क्या करेंगे, अगर इस हाइड्रोजन को, जैसे हाइड्रोजन की संयोजक, तो हाइड्रोजन के ऊपर आवेश क्या होता है, +1, हाइड्रोजन किसी को 1 दे सकता है।
तो यहाँ से +1 अपन अगर हाइड्रोजन को याद कर लेते इस पूरे ऊपर से लेकर इस वर्ग के सारे तत्वों को अपन को +1 होगा। हाइड्रोजन का +1 तो इसके नीचे जितने सारे का +1 होगा। अब जो मैग्नीशियम है इसका +2 है, तो इसके इस लाइन में जितने सारे वर्ग के हो उसके सबकी संयोजकता कितनी होगी, +2 होगी। उसी प्रकार ये बोरोन है, इसके +3 होगी, कार्बन के जैसे +4 होगी, नाइट्रोजन के प्लस ये नाइट्रोजन की कितनी होगी, -3 होगी, तो सारों के -3 होगी। ऑक्सीजन के -2 होगी, तो सारों के -2 होगे। फ्लोरीन का -1 होगा, तो सबके -1 होगे। तो अगर आप एक का याद कर लेते तो बाकी नीचे वाले के सबके याद हो जाएंगे। और इन रेखाओं को पूरे याद रखने की, पूरे वर्ग को याद करने की ट्रिक होगी, जैसे कि हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थेला, ठीक है, काशी के संत प्रभु, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसकी वीडियो अपन अच्छे से बनाएंगे। आवर्त सारणी को किस प्रकार से पूरा याद करना है, तो किस प्रकार से आयनिक यौगिक का निर्माण होता है, तो आपको लिखना है कि जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, त्याग करते हैं, और त्याग करने से क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं। और अधातु है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने से ऋण आयन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से धातु तथा अधातुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिससे आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। ये हो गया अपना कि धातु तथा अधातु किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। इस पूरे बात का उदाहरण क्या हो जाएगा कि अपन लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि जो धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बनाते हैं, धन आयन बनाते, व अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाते, बस बनाते हैं। धातु व अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों को क्या हो रहा है, आदान प्रदान, स्थानांतरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से यौगिकों का निर्माण होता है, यौगिकों का निर्माण होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। बस आयनिक यौगिक कहते, ठीक है। अब इन आयनिक यौगिकों का गुणधर्म क्या है वो अपन को पढ़ने की, ये आयनिक यौगिक होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो मैंने क्या बताया, जो आयनिक यौगिक बनते हैं इनके बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, कौन सा बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। और यह बल होता है वो बहुत ही मजबूती से क्या करता है, इन परमाणुओं को बांध के रखता है। ठीक है, अब जैसे सोडियम तथा क्लोरीन, इनको आपस में मजबूती से बांध के रखता है। अब जिसके कारण क्या होंगे, ये बहुत ही कठोर होंगे तथा भंगुर प्रकृति के होंगे। सबसे पहला इनका गुणधर्म क्या हो जाएगा, ये बहुत ही कठोर होते हैं तथा भंगुर होते हैं। क्यों, तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म अपन पढ़ते हैं। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को विद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक कहा जाता है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या हो जाएंगे कि पहला, इनके बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, इसके लिए बहुत ही कठोर तथा भंगुर प्रकृति के होते हैं। तो पहला गुण क्या हो जाएगा कि भौतिक प्रकृति क्या है कि धन एवं ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक है वो ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे नमक है, नमक एक तो अपना ये नमक आता है जो अपन छोटे छोटे खाने में डालते हैं, टाटा नमक वगैरह, ये एक बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। लेकिन आपने देखा बहुत जगह पर ट्रक भरे हुए खड़े होते हैं, जो सेंधा नमक है वगैरह है, जो काला नमक है, इनका जो पूरे जो बड़े बड़े क्या होते हैं, पत्थर जैसे होते हैं। तो इनको अगर अपन इनके ऊपर दाब डाले या प्रेशर डाले तो ये क्या हो जाएंगे, भंगुर होकर टूट जाएंगे। तो ये कैसे होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं। ये प्रबल आयनिक यौगिक के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है तथा दाब लगाने पर ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। फिर इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक तथा क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या है, ज्यादा आकर्षण बल कार्य कर रहा है। अब आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अपन इसको ऊर्जा देंगे, तो अब जो मजबूत आकर्षण बल है तो उसको तोड़ने के लिए क्या बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसके कारण इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। अब दोस्ती जितनी गहरी होगी
तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और जिसकी दोस्ती कमजोर है वो जल्दी से टूटकर अलग अलग हो जाते। तो आयनिक यौगिक होते हैं उनके बीच में क्या है, मजबूती ज़्यादा है, और इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, जिसके कारण इनके गलनांक तथा क्वथनांक कुछ होते हैं। प्रश्न क्या बनेगा कि आयनिक यौगिक की प्रकृति कैसी होती है, भंगुर प्रकृति की क्यों होती है, तो इसका आंसर इनके बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। फिर आपको पूछे कि इनके गलनांक तथा क्वथनांक कुछ क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। इसके लिए इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा या इनको पिघालने के लिए ज्यादा उष्मा देनी पड़ेगी, ऊर्जा ज्यादा की आवश्यकता होगी, इसके लिए गलनांक तथा क्वथनांक कुछ होते हैं। फिर है इनकी घुलनशीलता, जो आयनिक यौगिक है, जैसे नमक है, आपने देखा होगा, तो ये नमक है, आयनिक यौगिक है, इनकी घुलनशीलता किस प्रकार से होती है। तो नमक को अगर अपन पानी के अंदर घोलेंगे तो ये आसानी से घुल जाता है, लेकिन पेट्रोल है, केरोसिन है, इसके अंदर ये नहीं घुलते। तो आयनिक यौगिक होते हैं वो सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक यौगिक को जैसे केरोसिन, पेट्रोलियम आदि में विलय नहीं होते हैं। फिर है विद्युत चालकता। अब नमक है, नमक का जो पत्थर है उसमें सीधा आप करंट फ्लो करेंगे तो वो करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? करंट फ्लो कब होता है, जब आयन है, आवेश का स्थानांतरण होगा, तभी क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, करंट बहेगा, ठीक है। लेकिन जो ठोस अवस्था है, जैसे ठोस अवस्था में नमक है, अब इसके सोडियम तथा क्लोरीन, सोडियम टूटेगा तो क्या Na+, क्लोरीन टूटेगा तो Cl- बनाएगा। अब ये एक धन आवेश है, ऋण आवेश है, अब इनका स्थानांतरण होगा तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब इसमें ठोस अवस्था में इसमें धन आवेश तथा ऋण आवेश तो है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है, ये घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं, इनके बीच में क्या स्थिर विद्युत आकर्षण बल जुड़े हुए है, ठीक है। लेकिन ये जब गमन करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, तभी तो आवेश का स्थानांतरण होगा, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन ये ठोस अवस्था में है, ये विद्युत धारा ये चलने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। लेकिन जैसे मैंने नमक को लेकर पानी के अंदर घोल दिया तो इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो कमजोर पड़ जाएगा, और Na+ तथा Cl- और इसके अंदर करंट फ्लो करूंगा, मैं पानी के अंदर घोल के करंट फ्लो करूंगा तो Na+ और Cl- क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और जो Na+ है तो प्लस अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते क्या करते, इसके अंदर दो ये एनोड तथा कैथोड डालते, तो एनोड होता है वो कैसा होता है, धन आवेशी। तो एनोड के ऊपर कौन चला जाएगा, क्लोरीन जाएगा माइनस वाला, और कैथोड के ऊपर सोडियम चला जाएगा प्लस वाला। तो इस प्रकार से आवेश का क्या हो गया, चालन हो गया, और जिसके कारण विद्युत धारा या करंट फ्लो होती है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, पर द्रव अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में अपन बोलेंगे आंसर में कि ठोस अवस्था में इसमें आयन तो उपस्थित होते हैं, लेकिन यह गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि इनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन जब इसको अपन जल में घोलकर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें उपस्थित स्थिर विद्युत आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है और आयन गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इसीलिए क्या होते हैं कि ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन द्रव अवस्था में, गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक है। आयनिक यौगिक के कोई जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं, जल विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की तरफ गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल उष्मा के कारण क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, यहाँ आज का अपना ये चैप्टर यहाँ पर ही अपन पूरा करेंगे। तो आपको याद क्या क्या रखना है, सबसे पहले है सक्रिय श्रेणी किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कि सक्रिय श्रेणी क्या है कि जो धातु है उनको क्रियाशीलता के क्रम पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना क्या है, सक्रिय श्रेणी। फिर आपको याद क्या क्या रखना है कि सक्रिय श्रेणी आपको लिखनी है, लिखेंगे कैसे कि लिखना काश मुझे आता, क्या करना, लिखनी है तो बोलेंगे आप कि सक्रिय श्रेणी लिखो, तो वो बोलेगा लिखना काश मुझे आता तो पबजी हम क्यों खेलते। ठीक है, ये होगी अपनी सक्रिय श्रेणी। फिर है धातु तथा धातु आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं, ठीक है, धातु और धातु, आप प्रश्न पूछे कि धातु तथा अधातु किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं समझाइए, तो आपको लिखना है कि धातु है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, धन आयन का निर्माण करते हैं। जो अधातु है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और किसका निर्माण करते हैं, ऋण आयनों का निर्माण करते हैं। अब इन दोनों धातु तथा अधातुओं के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, और जिससे क्या बन जाएगा, आयनिक यौगिक बन जाएगा। और इन आयनिक यौगिकों के बीच में कौन सा बल कार्य करता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। कहां पर गया स्थिर विद्युत आकर्षण बल, एक मिनट, कौन सा बल कार्य करता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, स्थिर
स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। फिर आगे क्या पढ़ा कि आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या है, तो आपको सीधा लिखना आयनिक यौगिक के बीच में कौन सा बल कार्य करता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं। गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों, क्योंकि ज्यादा उष्मा देनी पड़ेगी, आकर्षण बल ज्यादा है इसलिए। उसके बाद पानी में घुल जाएंगे, लेकिन पेट्रोल का केरोसिन वगैरह में नहीं घुलेंगे। फिर ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं और ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। और यहीं पर अपना चैप्टर आज का जो लेक्चर है वो पूरा होगा। अगले वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे वायु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, किस प्रकार से उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं ये। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, साथ साथ में इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, और ये जो पीपीटी है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।